हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखो बेटे, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रे ऑप्टिक्स है उसका सेकंड सब चैप्टर है। ठीक है, 9th चैप्टर है इसका, अपना सेकंड सब चैप्टर है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, refraction through a glass slab and lateral shift and refraction through a compound slab and real and apparent depth। ये आज की वीडियोस के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। ओके, तो देखिए व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में लोअर क्लास में पढ़ रखा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट fall obliquely on interface when light fall obliquely on interface to in going from one media to another media, going from one transparent media to another। ओके, क्या लिखा है मैंने? देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस इन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर। जब लाइट वन मीडिया टू अनदर मीडिया ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, अपने पाथ से क्या हो जाएगी? वो डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो डिपेंड करेगा कि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है। ओके, तो देखो ये इंटरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। अब लाइट यहां पे ऑब्लिकली फॉल हो रही है। ऑब्लिकली मतलब अगर लाइट किसी एंगल के ऊपर फॉल होगी ऐसे, तो ये हुआ नॉर्मल, और मान लो ये हमारा रेयर मीडिया है और ये अपना डेंसर मीडिया है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी ऐसे। तो इंसिडेंट रे होता है ये, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इधर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसका जो डेविएट होना, इसका बेंड होना अपने पाथ से, वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, मान लो ये हमारा डेंसर मीडिया है, ये अपना डेंसर मीडिया यहां पर, और लाइट ऑब्लिकली फॉल हो रही है इंटरफेस के ऊपर, ये नॉर्मल हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी, अवे बेंड हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहां पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट नॉर्मल फॉल हो रही है, नॉर्मल जैसे कि ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे है, तो ये विदाउट एनी डेविएशन डायरेक्ट पास हो जाएगी। ये रेयर मीडिया और ये अपना डेंसर मीडिया। ओके, आई थिंक ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ रखा होगा इतना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब ऑब्लिकली लाइट इंटरफेस मतलब वन मीडिया टू अनदर मीडिया जब ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाती है। उसका जो डेविएशन है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर वो नॉर्मल फॉल हो रही है तो उसके अंदर डेविएशन नहीं होगा, वो डायरेक्ट पास हो जाएगी।
अब देखो कि यहां पर ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो ये डायग्राम हम यूज कर लेंगे जो हमने भी बनाए हैं, यहीं पे हम टॉपिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ क्या है इसका? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन दी सेम प्लेन, इन दी सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और ये देखो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये देखो ये भी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया, ये हमारा मान लो सेकंड मीडिया है, ये फर्स्ट मीडिया है। अब लाइट रे टू डेंसर जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके बारे में स्नेल्स ने 1621 के अंदर ये हमें बताया था कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है? उस मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटी, अलग अलग मीडिया की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। मास डेंसिटी अलग चीज है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मास डेंसिटी हो सकता है कुछ मटेरियल्स की क्या हो, ज्यादा हो लेकिन उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, कुछ मटेरियल्स की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी लेकिन मास डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ठीक है, ये मास डेंसिटी से अलग चीज है। देखो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दैट इज इक्वल टू sin i by sin r। ये हमारा है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, दिस इज अवर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडिया का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और उसको कैसे लिखा जाएगा? sin i by sin r, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वर्ड हमें देखने को मिला, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम डालते हैं यहां पर कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये सिर्फ वेलोसिटी का रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया। बस आपने इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो अलग अलग मीडिया होंगी उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, 3/2 मींस 1.5। अब अलग अलग वैरायटीज के ग्लास होते हैं तो उनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हमारा वेरी करता है 1.3 से लेकर के 1.9 तक, ठीक है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, 1.33। ऐसे ही अलग अलग जो मीडिया है उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नाम से पता चल रहा है इंडेक्स एक वैल्यू है, एक नंबर है जो कि रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो एक रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in media। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ग्लास है और ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम सिंपली म्यू भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब जिस मीडिया का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं वो नीचे आएगा और विद रिस्पेक्ट टू जिसके ले रहे हैं वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द लाइट। जो लाइट मान लो, जैसे कि मान लो ये हमारा एक मीडिया है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास शीट है और यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, ओके। तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे। अब ये लाइट आ रही है, ये नॉर्मल हुआ। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है।
तो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जाते टाइम लाइट है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इधर डेविएट हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो कि यहां पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको आप सिंपली म्यू भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो सिंपली म्यू लिखोगे आप इसको, जैसे कि हमें पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेके चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इसको ऐसे लिखने के बजाय आप सीधा सीधा म्यू भी लिख सकते हो। अब म्यू की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, म्यू की कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ओके। अब इसको आप अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू, अब देखो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। एक ये भी होता है देखो, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है c बाय लैम्डा, तो c क्या हो जाएगा न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, तो c को आप लिखोगे न्यू लैम्डा, डिवाइड में v को क्या लिखोगे आप, जैसे न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा भी होता है, तो v की वैल्यू हो जाएगी न्यू लैम्डा, तो ये न्यू लैम्डा, ओके। अब ये हमारा जो है लैम्डा, ये लैम्डा अलग होगा, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, जैसे कि ये वैक्यूम के लिए वेवलेंथ है और ये मीडिया के लिए वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी लाइट की सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं, क्योंकि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है लाइट की, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब लाइट वन मीडिया टू अनदर मीडिया ट्रैवल करती है। लेकिन जब लाइट वन मीडिया टू अनदर मीडिया ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जैसे ही लाइट रेयर मीडिया टू डेंसर मीडिया जाएगी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और ऐसे डेंसर टू रेयर जाएगी स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो स्पीड चेंज होती है, ठीक है। तो जब स्पीड चेंज होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तभी कांस्टेंट रहेगी, और ये हमें पता है फ्रीक्वेंसी लाइट की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चेंज क्या होता है, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, तो फ्रीक्वेंसी से ये कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम टू दी वेवलेंथ इन मीडिया। आप वेवलेंथ को ऐसे भी लिख सकते हो ये, ठीक है। यहां से एक नंबर निकल के आ रहा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मीडिया, जैसे कि यहाँ पे ग्लास है, इस ग्लास का कैसा नेचर है इस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वैक्यूम में और मीडिया के अंदर वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या रहता है, और इसके रिस्पेक्ट में हम लेके चल रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ द वेवलेंथ एंड नेचर ऑफ द मीडिया मेनली इन टू फैक्टर्स पे तो डिपेंड करता ही है, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये हमारे टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक्स थे, अब इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखो आपने अभी भी पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे लिखेंगे, म्यू जी बाय म्यू ए, और दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यहां पे देख पा रहे हो आप, इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं मैं। आपको पता है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है हाथ से, इसका मतलब देखो आपको ये भी पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर से ज्यादा है, तो इट मींस ये वाली वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ग्रेटर देन 1, इट मींस ये वाली चीज क्या है, ग्रेटर देन 1, इट मींस sin i बाय sin r ग्रेटर देन 1। इफ एंगल आर वेरी स्मॉल तो i ग्रेटर देन r निकल के आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल इससे बड़ा निकल के आ रहा है, इसका मतलब लाइट है इधर डेविएट हो जाएगी, इसकी तरफ डेविएट हो जाएगी। अब देखो ये हमारा है जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया अपना। ऐसे सेकंड पॉइंट, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी, अब डेंसर टू रेयर जाएगी, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, ये डेंसर मीडिया है ऊपर वाला, ये रेयर मीडिया है, लाइट ऐसे आ रही है इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट इधर डेविएट हो जाएगी, ये हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो इसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे हम, ये हमारा डेंसर मीडिया है और ये हमारा रेयर मीडिया है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडिया मतलब एयर, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन आई बाय साइन आर। अब आपको पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका ज्यादा है, इट मींस ये वाली वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दैट इज लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेके चल रहा हूं, दैट इज लेस देन 1। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली टर्म sin i by sin r less than 1, this implies that I less than r। ओके, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन r। तो ये बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन का। अब आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, इसलिए लाइट है वो स्मॉल पाथ अडॉप्ट करती है, जैसे कि रेयर टू डेंसर जा रही है ना, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आपको पता है कि लाइट जब रेयर मीडिया टू डेंसर मीडिया जाती है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो उसकी स्पीड घट जाती है। स्पीड घटेगी तो उसकी डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब वो छोटा रास्ता अपनाएगी। टाइम पीरियड क्या रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए लाइट छोटा रास्ता बनाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ में बेंड होगी, ठीक है, तभी हमारा टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये वाला इसका कॉज भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो बेसिक कॉज आप ये बता सकते हो। ओके, तो ये हुआ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर लाइट वन मीडिया टू अनदर मीडिया ट्रैवल कर रही है और वो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस निकल आती है, अपने बात को रिट्रेस करते हुए वापस निकल आती है, देखो हेडिंग से पता चल रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। रिवर्सिबिलिटी का मतलब लाइट अगर सेम पाथ को फॉलो अप करती हुई वापस निकल आती है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ही क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि क्या मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब क्या इनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ये गलत होगा। देखो इसका मतलब है जिस मीडिया के अंदर, आपने ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है सभी ने, कि जिस मीडिया के अंदर लाइट जा रही है उसको हम यहां पे लिखते हैं, और जिससे निकल के आ रही है लाइट, जहां से जा रही है उसको ऊपर। जैसे लाइट ग्लास में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर आएगा। अगर लाइट एयर में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास में से निकल के डेंसर टू रेयर जा रही है, तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब जिसमें लाइट जा रही है वो नीचे और जिसके अंदर से आ रही है वो ऊपर। तो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इनको ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट टॉपिक है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज क्या होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यहाँ पे ये वाले सिंबल में यूज कर सकते हो आप, ग्लास, एयर, वाटर ऐसा कुछ है तो, अदरवाइज फर्स्ट मीडिया और सेकंड मीडिया भी बोल सकते हो। किसी एक को फर्स्ट मीडिया बोलो, दूसरे को क्या बोलोगे, सेकंड मीडिया। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। ये मान लो अपने पास इंटरफेस है और ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे फॉल हो रही है, ये अपना हुआ यहाँ पर नॉर्मल। अब लाइट मान लो ये रेयर मीडिया है, रेयर मीडिया 1, और ये अपना डेंसर मीडिया 2। ओके, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो इधर डेविएट हो जाएगी इसकी तरफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, एरो जरूर लगा देना बेटे। तो देखो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडिया टू सेकंड, अब हमने क्या किया, हमें लाइट को रिवर्स करना है, तो आप यहाँ पे प्लेन मिरर रखो। जैसे प्लेन मिरर रखोगे उसकी नॉर्मल लाइट फॉल होगी, तो लाइट अपने इस पाथ को फॉलो अप करती हुई वापस निकल जाएगी, लाइट वापस निकल जाएगी सेम पाथ को फॉलो करती हुई। व्हेन
तो यहां पे लिखेंगे हम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडिया टू सेकंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, जब लाइट मिरर्स के ऊपर फॉल होगी नॉर्मली तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस निकल जाएगी, इधर वापस इधर निकल जाएगी। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम सेकंड मीडिया टू फर्स्ट, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब लाइट वापस इधर जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, देखो फर्स्ट मीडिया, मतलब मैंने यही कहा था जिसमें लाइट जाएगी वापस जा रही है लाइट, जिसमें जाएगी वो नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में है वो ऊपर। अब सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो ऐसे लिखना है, दैट इज साइन आर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम ये रिफ्लेक्शन वाला करेगा, इधर जा रही है ना लाइट, तो साइन आर बाय साइन आई। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, μ21 μ12 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर बाय साइन आई। ये कैंसिल हो जाएगा सर, ये कट पीट के क्या निकल के आएगा 1। तो अब देखो जब ये 1 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया ये, और ये वाली टर्म इधर जाएगी तो क्या लिखा जाएगा 1 बाय μ12। मैं आपको ये बता रहा था पहले, देखो कि अगर इनको इंटरचेंज करते हैं तो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इनको इंटरचेंज करने का मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि पहले जब लाइट इधर आ रही थी तो ये है, और जब वापस जा रही है तो ये बन गया 1 बाय, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड लैटरल शिफ्ट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन टॉपिक जो नीचे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक जो पढ़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, अब जो पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। और जैसे जैसे टॉपिक यहाँ से कवर कर रहे हो, बुक को आप साथ के साथ कवर करते रहो, बुक के अंदर से टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स। और जो भी आपको डाउट आता है वो आप हमारे से पूछ सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम। कहीं पर आपको किसी बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप उसी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये टॉपिक में। देखिए अब जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है ये, ओके। हमें इसके अंदर रिफ्रैक्शन बताना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। और आगे लिखा है लैटरल शिफ्ट, ठीक है, एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो आप यहीं पे लिख लो, एंड लैटरल शिफ्ट की लाइट है वो लैटरली शिफ्ट हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। देखिए मैंने एक टी थिकनेस की ग्लास स्लैब ली, जैसे कि ये है, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी थिकनेस है टी ऐसे, और इसको ऐसे रखा हुआ है, यहां से लाइट फॉल हो रही है, जब लाइट इसके अंदर आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें यहां पर क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई है। जैसे कि ये लाइट यहाँ पे आके गिर रही है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका हुआ नॉर्मल। जैसे लाइट, ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है, जैसे लाइट एयर टू ग्लास स्लैब जाएगी तो ये इधर डेविएट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ।
तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो है t। अब देखो जैसे लाइट फिर ग्लास से फिर एयर में जाएगी तो फिर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इधर फिर इधर नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप। तो ये वाला जो एंगल है इसको आप बोल रहे हो r1, ये अपना एंगल यहाँ पे मान लेता हूं मैं r2, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो फिर से नॉर्मल से अब ये डेविएट हो जाएगी, इधर जाएगी। ये आपका मान लो एंगल I1 है और ये वाला एंगल आपका है I2। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो देखिए ये आपका ए पॉइंट है, मान लो ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ओके, ए बी सी ये मान लिया मैंने। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, सबसे पहले मैं क्या प्रूव करूंगा यहाँ पे, मैं ये प्रूव करूंगा बेटे यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जैसे कि ये वाला एंगल I1 है तो I2 है ना, ये भी I1 होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन जहां भी होता हुआ नजर आए वहां पे आपने स्नेल्स लॉ ट्राई जरूर करना है कि स्नेल्स लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन की बेसिक मतलब फंडामेंटल बात यही है कि हम वहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है पॉइंट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया, ये मान लो आपका फर्स्ट मीडिया है, ये सेकंड मीडिया है, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका ये फर्स्ट मीडिया आ जाएगा नीचे, फिर एयर में आ गई ना लाइट, तो जब रेयर से डेंसर में इधर डेविएट होगी और फिर डेंसर टू रेयर जाएगी, इधर डेविएट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, sin I1 बाय sin R1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे अप्लाई करो इस पॉइंट पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, अब फर्स्ट में जा रही है लाइट, इससे निकल के सेकंड से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कैसे लिखा जाएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम R2 करेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम I2 करेगा, तो ये अपना हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल, हियर R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2, तो आपका जो ये R2 है इसकी जगह हम R1 पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड sin R1 बाय sin I2, ये इक्वेशन हुआ हमारा 3। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आएगा, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। ओके, तो ये देखो अब आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वी हैव, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये यहाँ पे क्या है देखो बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और ये क्या बन जाएगा, sin I1 बाय sin R1, sin R1 बाय sin I2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 into 1 by 2 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इनको इंटरचेंज करूंगा तो 1 by हो जाएगा। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही तो है, इज इक्वल टू sin I1 बाय sin I2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो क्या बना,
ये बनाना साइन I1 इज इक्वल टू साइन I2, ये इधर आ जाएगा, तो साइन I1 इज इक्वल टू साइन I2। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या निकल के आया, I1 इज इक्वल टू I2, या ऐसे बोलो कि इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो साइन को हम छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू I2। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वली होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको I बोलूं तो ये भी I हो जाएगा, ये I है तो ये I है, और इसको E लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, एंगल ऑफ इमरजेंस को E में लिखा मिलेगा, लेकिन E इज इक्वल टू I होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला एंगल जो भी होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे I1 लिया तो ये I1 है, एंगल ऑफ इमरजेंस I1 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ये चीज हमने प्रूव कर दी है। तो हमारा ये वाला रिफ्लेक्शन थ्योरी ग्लास लैब, ये बात तो यहाँ तक कंप्लीट हुई। आगे है लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमें देखना है। लेटरल शिफ्ट देखना है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, टॉपिक नोट्स बना रहे हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और टॉपिक है उसको आप नोट कर लो। डायग्राम आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो चीजें हम यहाँ पे इसके अंदर लेके चल रहे हैं वो सब चीजें आपने अच्छे से डायग्राम में नोट करनी है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये मान लो कि आपका टॉपिक है वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर है, मतलब लेटरल शिफ्ट। तो आप ये डायग्राम बनाओगे जैसे कि ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है T, और ये इंसिडेंट रे जो इसके ऊपर ऑब्लिक फॉल हो रही है, और ये अपना हुआ नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट इधर डेविएट हो जाएगी रेयर टू डेंसर जाते टाइम, मतलब ये ग्लास शीट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है इधर। फिर आप नॉर्मल ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल हुआ, ये R है तो ये भी क्या होगा R। अब लाइट ऐसे आ रही है इसके अंदर, ये आपका नॉर्मल है इधर, ये आपका पॉइंट हुआ B और ये पॉइंट C। अब देखो लाइट जब डेंसर टू रेयर आएगी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे फिर एयर है। अब लाइट डेंसर टू रेयर आएगी निकल के, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना। अब डेंसर टू रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी, मतलब लाइट इधर जाएगी। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। E इज इक्वल टू I होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर होगी। अब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये डेविएट ना होती तो ऐसे जाती। देखो लाइट अगर यहाँ पे डेविएट ना होती ऐसे जाती, लेकिन यहाँ पर जो लाइट डेविएट हुई फिर यहाँ से निकलेगी तो इस रे के बिल्कुल पैरेलल होगी, जैसे कि दोनों पैरेलल रेज होंगी। ठीक है, जैसे कि दोनों क्या नजर आएंगे आपको, बिल्कुल पैरेलल नजर आएंगे। और ये वाली चीज है, ये आपका क्या है x, इसको x बोल रहा हूं, और यही हमारी क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। ये हमारा शिफ्ट है कि लाइट यहां से, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इससे लाइट कितना इधर शिफ्ट होगी, जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी लाइट उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगी। ठीक है, और लाइट का जो ये जो x है ये t से ज्यादा नहीं हो सकता, ये हम प्रूव कर लेंगे यहाँ पर कि जो हमारा x है वो t से ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी जितनी थिकनेस है मैक्सिमम लाइट उतना ही लेटरली शिफ्ट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो देखो क्या है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, इधर डेविएट हो जाएगी, डेंसर टू रेयर आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और ये पैरेलल आएगी, आपको इधर पैरेलल नजर आएगी बिल्कुल। मतलब लाइट का ये पाथ था ओरिजिनल, इससे ये इतना शिफ्ट हो गई है। जो ये शिफ्ट है इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरली शिफ्ट हो रही है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है, एक एक्टिविटी है जो कि आपको क्लास में करवाई जाती है। ठीक है, पेपर जो एक्सपेरिमेंट की जो फाइल है उसके अंदर भी लिखी जाती है ये वाली एप्लीकेशन, इसकी जो एक्टिविटी। ओके, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें एक्स निकालना है बेटे। तो ये देखो ए बी सी, और इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, ये डी पॉइंट है, ये एंगल 90 है। देखो ये आर है, ये आई है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा आपका आई, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला, ये हो जाएगा आई माइनस आर, क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेट एंगल हो गया आई, उसमें से आर निकाल दो तो क्या बचा, आई माइनस आर बचा। अब आप क्या करोगे,
आप यहां पे ट्रायंगल लेके चलो, यूजिंग ट्रायंगल एबीडी, यूजिंग ट्रायंगल एबीडी। इस एबीडी ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, हमें बीडी चाहिए, मतलब कि बीडी बाय एबी क्या बन गया, देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये डिवाइड बाय ये, एंगल के सामने क्या होता है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या बन गया साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, आई माइनस आर, ठीक है। तो बी डी क्या निकल के आएगा, ए बी साइन आई माइनस आर। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ए बी क्या है, ए बी नहीं पता हमें, ठीक है, ए बी की वैल्यू लेके आएंगे अब, ये नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ये वाली ट्रायंगल लो और इससे आप ए बी निकालना और यहां डाल दो। नाउ यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी, देखो क्या करने वाला हूं मैं, ए बी सी ये वाली ट्रायंगल, इसकी थिकनेस कितनी है, ये वाली चीज कितनी है, टी। तो आप देखो, आपको पता है कि ए सी डिवाइडेड बाय ए बी क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल को देखो आप ध्यान से, इस ट्रायंगल को, इसमें ये क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, कोस थीटा, थीटा कितना यहाँ पे आर है, तो ये क्या बन गया कोस आर। अब हमें चाहिए ए बी और ए सी कितना है, टी, ये नीचे आ जाएगा कोस आर, ये ए बी की वैल्यू, ये ए बी उठा के आप कहां डाल दोगे, इसके अंदर डाल दो, ये जो ए बी है ये इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट value of AB in equation number 1, put this value in equation 1, we get, जब इसको 1 में पुट करेंगे तो BD अपना क्या है, देखो BD x है ना, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा, x, लेटरल शिफ्ट x क्या निकल के आएगी, t बाय कोस आर, और साथ में क्या है साइन आई माइनस आर, ये आपका लेटरल शिफ्ट निकल आया। इसका मतलब लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे डिपेंड करेगा, ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा, मतलब थिकनेस ज्यादा होगी ग्लास स्लैब की तो एक्स ज्यादा होगा। अगर ये वाली चीज ज्यादा है इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा कब होगा, जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जितना इसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतना ही ज्यादा डेविएट होगी, जितना इधर ज्यादा डेविएट होगी ये वाला एंगल स्मॉल बनेगा तो ये वाला एंगल लार्ज बनेगा। ये एंगल लार्ज बनने का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन फंक्शन जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है, तो साइन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक्स बढ़ेगा, लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इसकी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही लेटरली लाइट का ज्यादा शिफ्ट होगा। अब वैसे तो यहां तक कर लिया, ये काफी है, लेकिन अगर आपको प्रूव करना है कि ये वाली चीज एक्स टी से ज्यादा नहीं हो सकती, कि लाइट है उसका शिफ्ट उसकी थिकनेस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप कैसे करोगे, देखो फर्दर फिर आप इसको फिक्स आगे लेके चलो, जैसे कि यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, t बाय कोस r, और इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन a माइनस b, क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये बन गया। तो x इज इक्वल टू t बाय कोस r, यहां पे देखो इसको हम कैसे करेंगे इधर से, अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू 1 sin i बाय sin r, यहां पे साइन लॉ अप्लाई करके देखो आप, ये आ गया, ये चीज आ गई ना। अब आप यहां पर sin r की जगह वैल्यू डाल सकते हो, sin r की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो क्या पुट करें हम, और ताकि हमारा कुछ कॉमन निकल आए, यहां से कुछ कॉमन भी निकल आए और ये हमारा इजीली सॉल्व भी हो जाए। देखो इसको मैं सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ये हमें कॉमन सेंस की बात है कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको सीधा सीधा म्यू लिख लो, 1 2 के चक्कर से बच जाओ, ठीक है। तो sin r की वैल्यू क्या आएगी, यहां से sin r ये आएगा sin i बाय म्यू, sin i बाय म्यू, है ना।
ये आपको पता चल गया लेटरल शिफ्ट है, तो इसको आप रब कर दो। साइन आर की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे, आई की फॉर्म में बन गई। अब देखो आपको पता है कि कोस आर है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं साइन आर की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, तो कोस आर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, ये बन गया। तो आप सबसे पहले ये जो साइन आर की वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, देखो साइन आई कोस आर, कोस आई, साइन आर की जगह ये वाली वैल्यू है ना, क्या है, साइन आई बाय म्यू। अब यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि साइन आई कॉमन आ जाएगा। अगर मैं कोस आर भी कॉमन निकालता हूं तो देखो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू टी बाय कोस आर। ये मैंने कॉमन निकाल लिया पूरा, ये पूरा कॉमन निकाल लो, नहीं तो आप कोस आर को कॉमन निकाल लो। कोस आर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, साइन आई माइनस कोस आई साइन आई डिवाइड में कोस आर म्यू। अब यहाँ पे कोस आर नहीं है ना, मैंने कोस आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ था कोस आर बाहर आ गया, देखो ये आ गया। यहाँ पे कोस आर नहीं है तो आपने नीचे से डिवाइड कर दिया, अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाएंगे ये बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये से कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल करने के लिए मैंने ऐसे किया है ताकि ये इससे कट जाए, तो x निकल आया। अब देखो फिर क्या करेंगे हम, बहुत अच्छा मजेदार टॉपिक है, आप आराम से बैठ के करोगे, बहुत मजा आएगा इसको करने में। और लेटरल शिफ्ट का जो डायग्राम है उसमें सब चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो x क्या बन गया बेटे, यहां से x बन गया अपना t इंटू साइन आई माइनस कोस आई इंटू साइन आई बाय, अब देखो कोस आर, ये जो कोस आर है ये मैं यहां पे यूज करूंगा, तो वैल्यू क्या है इसकी, देखो म्यू तो है ये वाला म्यू, तो और कोस आर की जगह ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2, ये स्क्वायर है यहां पे देखो, और इसको फिर आप ब्रैकेट में ले लो ऐसे, ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट में ले लिया। क्लियर है ना सबको, ये x क्या है, t sin i माइनस cos i sin i, म्यू नीचे है और cos r की जगह ये वाली वैल्यू डाली मैंने, ये वाली। अब sin i कॉमन आ जाएगा, x इज इक्वल टू t, थोड़ा सा यहां पे लिखो नीचे, x इज इक्वल टू t sin i, यहां बचेगा 1 माइनस cos i डिवाइडेड में क्या है म्यू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/2, और ये हमारा कंप्लीट ब्रैकेट में है, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस में मैक्सिमम कितना कर सकता हूं बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम, अगर मैं लाइट को यहां पे फोल्ड करता हूं तो आई 0 हो जाएगा, ठीक है, आई 0 हो जाएगा तो x क्या होगा, देखो इफ i इज इक्वल टू 0, अगर i 0 कर दो आप, जैसे कि लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही है तो i 0 हो जाएगा, यहाँ पे i 0 करोगे आप तो cos 0 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये साइन i को 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब लेटरल शिफ्ट क्या होगा, लेटरल शिफ्ट 0 हो जाएगा। सेकंड केस, इफ i इज इक्वल टू 90, अगर आप इस i को यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो, जैसे कि लाइट ऐसे आ रही है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर दो, तो मैक्सिमम आप कितना एंगल बना सकते हो, i 90 बना सकते हो। तो इफ i इज इक्वल टू 90 मतलब मैक्सिमम होगा, तो i 90 पुट करो, x इज इक्वल टू t साइन 90 इंटू 1 माइनस कोस 90, क्या हो जाएगा, कोस 90 0, यहाँ पे फिर आप कुछ भी पुट कर दे रहे हो, जैसे कि साइन 90 पुट किया तो ये 1 बन गया, ठीक है, ये 0/0 0 बन जाएगा, इसका मतलब sin 91 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया t, इसका मतलब मैक्सिमम शिफ्ट है वो t के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम शिफ्ट t के बराबर हो सकता है कि x हमारा
x है ना, x वो कभी बड़ा नहीं होगा t से, x है वो कभी t से बड़ा नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम लाइट है t के बराबर शिफ्ट हो सकती है। तो आपको यही प्रूव करना था, ये लेटरल शिफ्ट का टॉपिक है। जैसे कि आप चाहो तो इससे पहले जो मैंने बताया था वहां तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखना है कि कितना शिफ्ट हो सकता है तो क्या करना है, उसको एक्सपेंड कर दो। साइन आई माइनस साइन आर था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया। अब मैंने साइन आर को क्या लिखा, देखो यहाँ पे, ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे साइन आर की वैल्यू साइन ए बाय म्यू यहाँ पे आ जाएगी, और नीचे यहाँ से फिर क्या लूंगा मैं, यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे कोस आर कॉमन लिया तो नीचे कोस आर आ जाएगा। कोस आर की पहले ही मैंने फ्रेम में भूमिका यहाँ बना ली थी कि कोस आर कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा ऐसे साइन आर की जगह वाली वैल्यू डाल के। कंप्लीट मैंने क्या कर लिया, उसको ट्रांसफर कर लिया साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस की फॉर्म में। मतलब मेरा मकसद ये था कि इसमें कुछ भी आर ना बचे, सारा कन्वर्ट हो जाए आई की फॉर्म में, क्योंकि आई हमारे हाथ में है ना, आई को हम चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइट को यहाँ से बोल करूँ, इधर से बोल करूँ, इधर से बोल करूँ। तो फिर मैंने आई 0 लिया, देखो x 0 आया, आई 90 लिया, x t आया, मतलब लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम t हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपका टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। उसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड स्लैब में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अगर 2 या 2 से ज्यादा मीडिया है, ठीक है, तो हमें वन मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है कि वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है 3/2। अब मैं अगर बोलूं कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, या फिर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। आपको पता है कि वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा या वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा। तो आपको कंपाउंड स्लैब का टॉपिक करना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ए क्या लिखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। सबसे पहले आप कंपाउंड स्लैब बना दो यहां पे, ओके। जैसे कि ये हमारे पास एक कंपाउंड स्लैब है, ये है वाटर और ये है ग्लास और ये है एयर। अब लाइट यहां पे गिर रही है एयर से आके, ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। जब लाइट इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके। अब देखो इसको आप R1 बोलो, क्या बोलो इसे R1, आप इसको इधर लिख लो R1। अब जब लाइट यहां पे गिरेगी तो ये हुआ नॉर्मल, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा R1। अब लाइट के देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और इसका है 3/2। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब फिर लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, फिर रेयर से डेंसर जाएगी लाइट तो इधर फिर डेविएट हो जाएगी इसकी तरफ, फिर और डेविएट हो जाएगी। तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो आप ऐसे, ये आपका नॉर्मल हुआ, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा R2। अब लाइट यहाँ से निकलेगी तो डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, जितना ये वाला एंगल होगा सेम ये होगा, E इज इक्वल टू I। ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने प्रूव किया ये। अब ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स पे आप क्या अप्लाई करोगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो पहले लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी, ये क्या है यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, ये एयर है ये वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, साइन I बाय साइन R1, साइन I बाय साइन R1 इस पॉइंट पे अप्लाई किया, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग Snell's law at point B,
इस पॉइंट पे अप्लाई करो बेटे, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज साइन आई। आई का काम कौन करेगा, R1 डिवाइड में साइन R2। ठीक है, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, यहां पे फिर क्या है, एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, साइन, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2 डिवाइड में साइन आई, ये इक्वेशन नंबर 3। अब तीन इक्वेशन निकल के आ रही है, एक इस पॉइंट की, एक इसकी और एक इसकी, इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बेटे, यहां पे कर लेते हैं हम, इधर देखिए, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, इधर क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या है, साइन आई बाय साइन R1, और ये क्या है, साइन R1 बाय साइन R2, साइन R1 बाय साइन R2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये आएगा देखो, साइन R2 बाय साइन आई, तो साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन R2 से साइन R2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाले टर्म आगे मल्टीप्लाई है, तो ये आपस में सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है, ये देखो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है हमें, अब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, तो मुझे ग्लास का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। चलिए यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर देखो ये अपना ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर था, है ना, ये WA, ये GW और ये AG। ओके, अब मुझे ये चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको आप यहां पे रख लो, इसको आप इधर रख लो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये इधर जाएगा, ये इधर चला गया, और ये इधर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। तो क्या बनेगा देखो, फिर हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको आप ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाके कैसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये वाली चीज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाओ, इनको मैं इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो ये 1 बाय करके लिखा जाएगा ना, 1 बाय दिस, और ये ऊपर जाएगा पलट के, इसको मैं ऐसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा जाएगा, तो ये पलट के जाएगा, तो ऊपर देखो G नीचे आ जाएगा, A ऊपर, और नीचे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या बनेगा, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर तो पता है आपको 3/2, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको पता है 4/3, तो ये क्या बन गया, ये 9/8 बन गया ना, 9/8, इसका मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मान लो हम ग्लास को ऊपर ले लेते, वाटर को नीचे ले लेते, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, 8/9, ये आपने इंटरचेंज किए तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में पढ़ रखा है। तो इस तरीके से आप ना किसी एक मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडिया निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ये मैटर करेगा। तो यहाँ पर हमने अलग अलग मीडिया के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। इस टॉपिक को करने का हमारा मकसद ये था कि हम किसी एक मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अनदर के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब अपना टॉपिक बचता है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ ये वाला टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो
रियल एंड एपरेंट डेप्थ। जैसे कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम पानी के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप कर दें, मान लो ग्लास, हमारे पास एक ग्लास में पानी है और उसके अंदर हमने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया, तो आप देखते हो कि वो आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ओरिजिनल उसका जो हाइट है उससे वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है। जैसे कि एक गिलास है, वाटर है, उसके अंदर मैंने एक सिक्का गिरा दिया तो सिक्का आपको ना बेस से ऊपर उठा हुआ नजर आता है। वो होता है उसकी एपरेंट डेप्थ। हमें रियल डेप्थ निकालनी है उसकी, क्या रियल डेप्थ है, ठीक है, क्या उसकी एपरेंट डेप्थ है, वो निकालना है। तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है लाइट की कि जब आप लाइट रिफ्रैक्शन होगा तो वो चीज जो बेस में पड़ी है ना वो आपको ऊपर उठी हुई नजर आएगी। तो टॉपिक का हेडिंग डालो यहाँ पे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो क्या करेंगे, देखो, कंसीडर ए बीकर, कंसीडर ए बीकर इन विच लिक्विड इज फिल अप ये बीकर है, इसमें हमने लिक्विड फिल कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक है नॉर्मल इंसिडेंस वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में, ऑब्लिक इंसिडेंस वाला नहीं है। कि जैसे कि मान लो एक पर्सन यहां पर ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से लाइट जाएगी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी इस तरफ डायरेक्ट सीधा। तो ये क्या है, ये ह्यूमन आई है, यहां पर कोई पर्सन है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस लाइट को, ये ह्यूमन आई नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस वाला टॉपिक सिलेबस में, ओके। अब लाइट यहां से गई, अब लाइट दूसरी रे मान लो इधर जा रही है, तो ये नॉर्मल हुआ। अब ये लाइट डायरेक्ट जाएगी तो सीधा इसके अंदर, आंख के अंदर एंटर हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये अपना पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट है बी। अब लाइट जब इधर जाएगी तो डेंसर टू रेयर जा रही है, ये वाटर है, मान लेते हैं वाटर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी, यहाँ पर एयर है तो नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी, इधर डेविएट हो जाएगी। इसको आप पीछे बढ़ाओगे, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। देखो, इसको आप पीछे बढ़ा रहे हो तो ये आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट इधर जा रही है ऐसे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है। ऑब्जेक्ट लाइट पहले आई, फिर मान लो इसे टकरा के वापस गई, या ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई बल्ब रखा हो, उससे लाइट जा रही है। ये हमारा सोर्स है। जैसे कॉइन यहाँ पे पड़ा है, ये कॉइन हमें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। कहाँ पे नजर आएगा, ये यहाँ पर। देखो, इसको पीछे बढ़ाया, ये आर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी एंगल हमारा आर हो जाएगा। ये आई एंगल है तो इसका ये ऑल्टरनेट एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी रियल डेप्थ है, ये इसकी रियल डेप्थ है, और ये यहां तक इसकी जो है ये एपरेंट डेप्थ है। अब हमें इनका रिलेशन निकालना है, ओके। तो ये पॉइंट ओ बोल देता हूं मैं, ओ ए बी, यूजिंग ट्रायंगल ओ ए बी। ये वाले ट्रायंगल लेके चल रहे हो, इसमें आपको साइन आई निकालना है। साइन आई क्या होगा बेटे, साइन आई परपेंडिकुलर कौन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर कौन में हाइपोटेन्यूज, ए बी बाय ओ बी। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये अपना आई है, मान लो ये आई है जहां पे इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट हमें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। अब पानी के अंदर हम स्केल लेके जाएंगे तो पानी हिल जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा एपरेंट डेप्थ कितनी है। समझ पा रहे हो, जिस लिक्विड में रखा हुआ है हमने, मान लो ये ऑयल है, वाटर है, या कोई अनदर लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है। अब जिस कॉइन को हमने नीचे डाल रखा है वो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, तो आप क्या करो, एक तो तरीका ये है कि भाई स्केल लेके जाओ और उसको मेजर कर लो। लेकिन स्केल लेके पानी के अंदर जाओगे तो पानी हिल जाएगा और ये आपकी इमेज है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रही है, ठीक है। और बाहर मान लो ये ऐसे टैंक में रखा हुआ है कि बाहर से आपको पता नहीं चलेगा, कि बाहर से कर सकते हो आप इसकी ये वाली चीज मेजर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं मेजर होगी। हमें ये निकालनी है कि एपरेंट डेप्थ क्या है, ठीक। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब दोबारा से देखो ये वाले ट्रायंगल,
ABI, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे छोटी, इस ट्रायंगल से आप साइन आर निकालो। क्यों निकाल रहा हूं बताऊंगा अभी, साइन आर निकालो। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी बता दूंगा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज है IP, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा इस पॉइंट पे। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, देखो ये फर्स्ट मीडिया है, ये सेकंड मीडिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्योंकि लाइट अब फर्स्ट में जा रही है। मैंने आपको बताया था पहले कि जिस मीडिया में जाएगी वो नीचे आएगा और जिससे निकल के जाएगी वो ऊपर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या हो जाएगा। अब देखो साइन आई बाय साइन आर, जहां से लाइट आ रही होती है, जहां से आ रही होती है उधर ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। अब लाइट इधर से आ रही है साइन आई बाय साइन आर, लेकिन यहां लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू आप इसके अंदर डाल दो, पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसमें वैल्यूज पुट करो आप, क्या मिलेगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, साइन आई क्या है, साइन आई है AB बाय OB डिवाइड में ये क्या है साइन आर AB बाय IB, AB बाय IB है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब IB बाय OB ये आया, IB बाय OB ये आया। अब देखो, अब मान लो हमारा B पॉइंट लाइज क्लोज टू वेयर A, इफ पॉइंट B लाइज वेरी क्लोज टू A, अगर ये B पॉइंट A के वेरी क्लोज लाई करता है तो देखो अब इस बंदे के आंख में जो लाइट जा रही है वो तो यहाँ वाली लाइट जा रही है ना, इस पार्ट में जो लाइट होगी वही तो जाएगी इसकी आंख के अंदर, ये वाली थोड़ी ना जाएगी, ये तो इधर चली जाएगी। हमें क्या करना है, नॉर्मल इंसिडेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको ये B पॉइंट A के वेरी क्लोज लेना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये लाइट जो इधर जा रही है ये वाली लाइट इसकी आंख में एंटर कर दी और इसको ये पॉइंट यहाँ पे ले जाता। अब मैंने यहाँ क्यों लिया फिर B पॉइंट, आपको समझाने के लिए। अगर मैं यही ले लेता तो ट्रायंगल बहुत छोटी छोटी बनती है, एंगल फिर बताने में और इस चीज को एक्सप्लेन करने में हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने B पॉइंट को पहले इधर दूर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, B पॉइंट को यहाँ लूंगा, तभी तो लाइट इसकी आंख के अंदर एंटर करेगी ये वाली। और ये पूरा खेल तो हमने इस लाइट को लेकर ही खेला है ना, ये जो खेल खेल रहे हैं यहाँ पे ये तो इस लाइट को लेकर ही खेल रहे हैं ना हम, तो इसको हम इसके वेरी क्लोज लेंगे, तभी जो ये वाली लाइट इसमें एंटर कर रही है इसकी आंख के अंदर, तो ये वाली लाइट भी इसके आंख के अंदर ही एंटर करेगी। ठीक है, तो इफ B पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू A, ये देखो तो आपका जो OB है वो OA के इक्वल हो जाएगा और जो आपका IB है वो IA के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ B पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू A, देन IB इज इक्वल टू IA एंड OB इज इक्वल टू OA। जो OB है वो OA बन जाएगा और IB है वो IA बन जाएगा। तो ये आपका ये रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, IB को क्या लिखें IA डिवाइड में OB को क्या लिखें OA, और IA क्या है, IA क्या है एपरेंट डेप्थ, इसका मतलब एपरेंट डेप्थ बाय में OA क्या है OA, दैट इज रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ये निकल के आया। अब आपको तो बताना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, हमें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना वाटर का। इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में तो इसको पलट दो आप, 2 को नीचे ले आओ 1 को नीचे ले आओ, जब इसको पलट देंगे तो ये चीज भी पलट जाएगी, मतलब रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ ये निकल आया, ये आपका रिजल्ट आ गया, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ आपको पता है, आप स्केल लगा के मेजर कर लोगे कि यहां तक पानी का लेवल कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का आपको पता है तो एपरेंट डेप्थ निकल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा पॉइंट इसके अंदर कितना, इस सरफेस से कितना नीचे है ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि सरफेस से कितना ऊपर है तो देखो उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, वो निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं हम नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगी देखो,
इसको मैं एक्स डैश बोल रहा हूं, दैट इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो एक्स डैश रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ तो रियल डेप्थ है, ठीक है। तो ये रियल डेप्थ हमें बताइए। एपरेंट डेप्थ को क्या लिख सकता हूं मैं, एपरेंट डेप्थ को रियल बाय म्यू, मतलब कि रियल डेप्थ बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही है ना। तो यहां से एक्स डैश क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ इंटू 1 बाय 1 माइनस म्यू, ये हमारी नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी यहां से, नॉर्मल शिफ्ट की लाइट कितना ऊपर शिफ्ट हुई, ये हमारा एक्स डैश हो गया। फिर यहां से देखो यहां तक ये हमारा एक्स डैश हो गया, एक्स डैश ये वाली चीज की लाइट, मतलब हमारा सॉरी पॉइंट कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन की रियल एंड एपरेंट डेप्थ की प्रॉपर्टी है। जैसे सनराइज और सनसेट के टाइम आपको क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन से सन ऊपर नजर आता है। जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहां पे ऑब्जर्वर है, ये ओरिजिन है, तो सन यहां पे होगा। सन की रेज जैसे जैसे इधर जाएगी, लाइट इधर जाएगी, तो वो डेविएट होती जाएगी रेयर टू डेंसर। देखो यहाँ पे रेयर मीडिया है, जैसे जैसे लाइट अर्थ की तरफ आएगी, डेंसर मीडिया डेंसिटी बढ़ती जाती है एयर की, तो रेयर टू डेंसर लाइट ऐसे एंटर हो रही है, तो वो डेविएट होती जाएगी और इसकी आंख में आगे गिरेगी। और ये देखेगा तो इसको सन यहाँ नजर आएगा, इसको सन यहाँ नजर आएगा। सनसेट और सनराइज के टाइम, सनरेज और सनसेट के टाइम आपको ऐसा नजर आता है। जैसे सनसेट के टाइम सन यहाँ पे चला गया, ठीक है, और उससे लाइट आ रही है, तो उससे आगे लाइट तो वो डेविएट होती जाएगी। जैसे कि रेयर मीडिया यहाँ पे बहुत दूर है ना सन, बहुत दूर वहां रेयर मीडिया, जैसे जैसे उसकी लाइट अर्थ की सरफेस की तरफ आएगी, तो रेयर टू डेंसर एंटर करते करते वो डेविएट हो जाएगी। और इस ये देखेगा तो इसको सन यहाँ नजर आएगा। इसका मतलब 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देता है रेज के टाइम, और सनसेट के टाइम भी 2 मिनट देर तक दिखाई देता रहता है। वो इसी की प्रॉपर्टी की वजह से, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ तो उसकी यहाँ है, लेकिन वो हमें यहाँ नजर आता है, एपरेंट हमें यहाँ पे होता है वो। तो ये आपके टॉपिक्स पे बेटे, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, TIR, ठीक है। और जो रिवीजन असाइनमेंट है या उसके साथ हम इसके क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। हम नेक्स्ट वीडियो में TIR और जो अपने आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके प्रिंसिपल्स, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, इन सब के अंदर वहां पे हम इनके क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेनली जो क्वेश्चन है रियल एंड एपरेंट डेप्थ में मिलेगा, और लेटरल शिफ्ट में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 2 टॉपिक हैं जिन पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बाकी सब बिल्कुल आसान है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। ओके।